डेवलप्ड कंट्री क्या है और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा, इसके बारे में हमें इंडिपेंडेंस डे पर भी कुछ सुनने को मिला और कुछ चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू अभिषेक भी इस वीडियो में हमें बताएंगे। लास्ट वीक के एपिसोड के बाद मेरे एक दोस्त हैं, उनको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा ये सुन के कि ताइवान इतना अमीर देश है डेमोक्रेसी होने के बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरल फीलिंग ये भी रहती है कि भाई टू मच डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी टैक्स और इसकी वजह से हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहे। खैर, यहाँ एक जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्री आखिर है क्या, और अभिषेक इसके बारे में और बताएंगे भी। लेकिन मैंने एक अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनकी किताब भी थी इंडिया 2020 का जो विजन था, और उसकी स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। तो समराइज करें तो आपको बेसिकली 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एक फर्स्ट पॉइंट होता है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिसमें ये एम किया गया है कि जो भी प्रेजेंट प्रोडक्शन है उसको कैसे डबल किया जाए फूड प्रोसेसिंग में और एग्रीकल्चर दोनों की तरफ से। इससे एक रूरल अर्बन का जो डिवाइड है वो भी बहुत कम होगा। और जिस तरह विदेशों के गांव होते हैं बड़े अच्छे साफ सुथरे लगते हैं, क्योंकि वहाँ गांव में भी पैसे की कमी नहीं होती है। उनके जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम रहता है वो इतना फलता फूलता है कि वो लोग भी अच्छे से रह पाते हैं। तो वही एक यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि रूरल अर्बन डिवाइड कम करने के लिए रूरल जो इकोनॉमी है उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एक इलेक्ट्रिक पावर रिलायबल हो, यानी अर्बन एम्यूनिटीज जो हमें मिलती हैं। अब कितनी मिलती हैं ये अर्बन एम्यूनिटीज आप अर्बन एरियाज में जाके देख सकते हैं, लेकिन जो भी अर्बन एम्यूनिटीज हमें हैं, अगर 24/7 पावर है तो क्या वो रूरल एरियाज में जा सकता है? सोलर पावर कैसे बढ़ाया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी और अच्छी क्वालिटी का पीने का पानी सब जगह मिले, गांव हो या शहर। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में। ये पॉइंट थोड़ा इलिटरेसी, सोशल सिक्योरिटी इसकी तरफ डायरेक्टेड है, हेल्थ की तरफ डायरेक्टेड है। एजुकेशन पर बेसिकली सबका अधिकार हो और किसी भी तरह का सोसाइटल या इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी के साथ साथ दुनिया भर के जो मोस्ट टैलेंटेड स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, ये सब जो हैं ये भी हमारे यहाँ हैं, इंडिया हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिले। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ई गवर्नेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है और कैसे प्रमोट किया जा सकता है। एजुकेशन कैसे रिमोट एरियाज में पहुंच सकती है, टेलीमेडिसिन कैसे रिमोट एरियाज में पहुंच सकती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी सब जगह कितने ही रिमोट एरिया हो वहां पर भी कैसे अवेलेबल हो सकती है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। और फाइनली लास्ट पॉइंट है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। और इस सब के साथ साथ एक गवर्नेंस, जो एक गवर्नेंस बॉडी होती है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, वो रिस्पॉन्सिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन फ्री हो, पॉवर्टी ना हो, इलिटरेसी ना हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ना हो, सोसाइटी का कोई भी वर्ग अपने आप को ऐसा एलियनेटेड ना फील करे, और देश के पास एक सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान हो। ये सब एक डेवलप्ड कंट्री बनाता है। लेकिन ये सब तो उस किताब के हिसाब से था, विजन 2020 के हिसाब से था। इस सब को साइड में रखते हैं, नंबर्स की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हम आज कहां पर खड़े हैं। और एक्चुअल में जो बड़ी बॉडीज होती हैं, लेट्स से वर्ल्ड बैंक, जो उनकी क्या डेफिनेशन है एक डेवलप्ड कंट्री की, ये सब डिटेल में अभिषेक बताएंगे। आज हम ये बात करेंगे कि डेवलप कंट्रीज होता क्या है। अब ये क्यों हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब लाल किले पे फ्लैग होस्टिंग की, तो उन्होंने उनकी जो स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें उन्होंने 5 प्रण लेने को बोला था हर भारतीय को। और उसमें से ये भी था कि जब हम आज से 25 साल बाद 2047 में जब हमारे 100 ईयर्स हो जाएगी हमारे इंडिपेंडेंस को, तो भारत एक विकसित देश हो। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है। शोएब ने जितने पॉइंट्स बताए जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक थी उसमें मेंशन किए हुए थे, यही पॉइंट के बेसिस पे ही किसी कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। बट अब इसकी यूनिट कैसे होती है, कैसे मेजर करें कि आपको अच्छी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं है, या आप इतना एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे।
तो इसको बेसिकली देखने के लिए जो सबसे अल्टीमेट एम होता है, वो होता है कि आपके देश में जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कितना है, एक आदमी कितना कमा रहा है। क्योंकि डायरेक्ट ही है, अगर आप कमा पाएंगे, सफिशिएंट कमा पाएंगे, यानी आपके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, आप कहीं भी रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो, तो आप जो भी काम करते हो, अगर आप सर्विस करते हो तो आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अगर आपका बिजनेस है तो आप आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, तो उससे आपकी इनकम बढ़ रही है। आप इनकम बढ़ रही है तो आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हो। आज आप जिस इस माहौल में रह रहे हो, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उससे अच्छे माहौल में रह सकते हो। तो ये सब पूरा डिपेंड करता है कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की क्या है। इसके लिए एक वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें इन्हीं सभी पैरामीटर पे हर कंट्रीज की रेटिंग की जाती है, जैसे जो शोएब ने बताया, जो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक में था, उसी पैरामीटर्स पे हर कंट्री की रैंकिंग की जाती है। तो आज ये समझेगी कि जो वर्ल्ड बैंक, जो यूनाइटेड नेशन है, वो कैसे किसी कंट्री को बोलता है कि ये डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री है, या डेवलपिंग कंट्री है, या ट्रांजेक्शन है। कुछ कंट्री ऐसी होती है कि वो डेवलपिंग है, बट कुछ ही समय में, कुछ साल में वो डेवलप कंट्री कहलाएगी, तो उनको इन ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है, जो पर कैपिटा इनकम का है, वो यूज करते हैं। उस बेसिस पे कंट्री को सेग्रीगेट किया जाता है कि ये कि कौन से सेगमेंट में ये कंट्री आएगी। तो वो हम डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम देखते हैं कि आज इंडिया की पोजीशन क्या है, दूसरे देशों की पोजीशन क्या है, और हम क्या आने वाले 25 सालों में एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक का जो डाटा, जो सेग्रीगेशन है, वो ये कहता है कि उन्होंने 4 सेगमेंट में कंट्रीज को डिवाइड कर रखा है। एक होता है हायर इनकम, जहाँ पे पर कैपिटा जो इनकम है, जीएनआई है, वो $13,205 से ज़्यादा हो, तो वो आएगा हायर इनकम कंट्रीज में। इन इस सेगमेंट में आते हैं यूके, यूएस और नॉर्वे। इनके साथ 31 ऐसे देश और है जो कि हायर इनकम सेगमेंट में है। उसके बाद आता है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। इस सेगमेंट में वो कंट्रीज आती है जिन कंट्री की प्रति व्यक्ति आय 4,256 से लेके $13,205 के बीच में है, तो वो अपर मिडिल कंट्री में, इनकम कंट्री में आएगी। इसमें आते हैं साउथ अफ्रीका, ब्राजील और चाइना। इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी है कि जो कि बहुत ही करीब है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना की प्रति व्यक्ति आय 11,890 यूएसडी के लगभग है। तो वो एक इन ट्रांजेक्शन कंट्री कहलाएगी कि कुछ सालों में ट्रांजेक्शन, जो चाइना है, अपर मिडिल इनकम से वो हायर इनकम कंट्री में के ग्रुप में आ सकती है। जो तीसरा सेगमेंट होता है वो होता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। इसमें वो देश आते हैं जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 1086 से लेके 4244 के बीच में है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्री आती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो मौजूदा प्रति व्यक्ति आय है डॉलर के टर्म में, वो है 2170। उसके बाद आती लोअर इनकम कंट्री, यानी जो देश अविकसित है, उसमें ये कंट्रीज आती है जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1085 से कम हो। इसमें सोमालिया, अफगानिस्तान, जाम्बिया जैसी कंट्री आती है। अब ये सवाल उठता है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम क्यों है। अगर हम जीडीपी देखें, परचेसिंग पावर पैरिटी में देखें, तो हम विश्व की तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा अमेरिका, चाइना, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। पर प्रति व्यक्ति इनकम हमारी इतनी कम है हम कि अभी भी हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आ रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। जिनके पास बोल सकते हैं कि अगर पैसा है तो बहुत ज़्यादा पैसा है, और हमारी अभी भी मेजोरिटी पॉपुलेशन एक एक जो स्टैंडर्ड एक लिविंग होता है, जो होना चाहिए किसी भी देश के नागरिक का, उससे नीचे का अपने जीवन यापन कर रही है। इसी में जैसे मैंने कहा कि एक और जो पैरामीटर होता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें जो शोएब ने जो पॉइंट बताए थे कि आपका एजुकेशन कैसा है, आपकी किस तरह की हेल्थ आपको फैसिलिटीज आपको मिल रही है, किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे एक इंडेक्स बनाया गया है। उस इंडेक्स पे भी हर कंट्री को देखा जाता है कि वो कहाँ पे है। इस ग्राफ में जो आपको चार्ट 1 दिख रहा है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेटिंग दिखाई गई है। तो इसमें भी देखें तो इंडिया की रेटिंग लगभग 0.7 के आसपास है। और अगर हम जो डेवलप कंट्री की बात करें, जो विकसित देशों की बात करें, जैसे यूएस, यूके, नॉर्वे, इनकी रेटिंग 0.8 से भी ज़्यादा है। इसमें भी चाइना की रेटिंग काफ़ी 0.8 के लगभग पहुंच गई है। इसमें भी हम काफ़ी नीचे हैं।
इसमें देखिए कि हमने पिछले 30-40 सालों में काफी प्रोग्रेस की है, बट अभी भी काफी प्रोग्रेस करना बाकी है। ये गैप अभी भी काफी ज्यादा है ये। अ, एक और वर्ल्ड बैंक का एक और नंबर है, उसमें एक जो मिडिल क्लास होता है, हम बोलते हैं मिडिल क्लास, एक एक बैकग्राउंड से आप है, तो उसमें भी ये बताया गया है कि एक मिडिल क्लास के पास कितनी खर्च करने की क्षमता होती है, तो उसको एक मिडिल क्लास फैमिली कहा जाएगा। तो वो एक पैरामीटर माना गया है कि अगर अगर आप दिन के $10 खर्च कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दिन के $10 यानी इंडियन करेंसी में देखें तो 700 से 800 रुपए आपके पास दिन भर खर्च करने के लिए है अपनी जरूरतमंदों की चीजों के लिए, तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली कहलाएंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में केवल 10% फैमिली ही ऐसे है, या 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी जो एक दिन में $10 खर्च करने की क्षमता रखते हैं। अभी भी 90% लोग ऐसे हैं कि जो जिनके पास एक दिन में वो 700 से 800 रुपए खर्च अपनी जरूरतमंदों की चीजों पे खर्च नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं क्विकली ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि द इकोनॉमिस्ट में एक जगह मैंने एक बार आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया में कैसे मिडिल क्लास एक्चुअली है ही नहीं। या तो लोग बहुत अमीर हैं, या इस डेफिनेशन के हिसाब से इतना कम परसेंटेज लोग मिडिल क्लास में आते हैं कि वो एक क्लास उसे मानना एक्चुअली गलत होगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये डेफिनेशन आती है तो हमें समझ में आता है कि हम मिडिल क्लास से या तो बहुत ऊपर हैं, या हम कहीं ना कहीं उससे शायद नीचे भी हो सकते हैं। हाँ, इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब अभी जब पेंडेमिक आया था, कोरोना महामारी आई थी, तो उसमें गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, यानी ऐसे लोग जिनके जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको एक निशुल्क अनाज बांट दिया जाएगा, ताकि वो अ, एक एक अपने परिवार का पेट भर सके, क्योंकि कई लोगों के रोजगार चले गए थे, कई लोगों के पास सैलरी कट हो गई थी। तो सभी बीपीएल धारकों को निशुल्क पिछले 2 साल से निशुल्क अनाज बांटा जा रहा है। अब सरकार का ही नंबर देखें कि सरकार का कहना है कि हमने 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज दिया है। तो आप सोचिए कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है भारत में। ये सरकार खुद बोल रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया है, यानी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। और उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो कि अपने परिवार का अगर जैसे कि महामारी आ गई, जब पेंडेमिक आ गया, तो अपने परिवार का पेट भर सके। तो ये काफी बड़ा नंबर है, 80 करोड़, यानी हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी गरीबी रेखा से नीचे, अभी भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उनके पास बीपीएल कार्ड है। अब बात करें कि जो इंडिया जिस लेवल पे है और डेवलपिंग कंट्री जिस लेवल पे आ गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज मैंने आपको एग्जांपल दिए, नॉर्वे, यूएस, यूके, चाइना, तो उनकी पोजीशन क्या थी, वो इंडिया के लेवल पे कब थे। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम, जो आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, वो थी 1966 में, यानी 56 साल पहले। उनको अभी 56 साल लगे हैं जहाँ पे वो इंडिया जहाँ पे है और जहाँ पे वो अभी है। चाइना की बात करें, चाइना की जो पर कैपिटा इनकम जितनी आज है, उतनी 2007 में उनकी पर कैपिटा इनकम थी। उनको 22 साल लगे हैं कि वो अब एक डेवलप कंट्री के 15 साल लगे हैं कि अब वो एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। उसी तरह से हम बात करें कि जो चाइना की जो आज पर कैपिटा इनकम है, वो जो यूनाइटेड किंगडम किंगडम है, उनकी 1987 में थी, और नॉर्वे की 1979 में थी पर कैपिटा इनकम थी, जितनी चाइना की आज पर कैपिटा इनकम है। तो ये कुछ एक एक रेफरेंस पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि जितना दूसरी कंट्री को जितना टाइम लगा उतना इंडिया को लगे। इसमें देख सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज ने काफी, जैसे नॉर्वे का एग्जांपल, यूके का एग्जांपल, इनको काफी टाइम लगा। बट हमने चाइना का एग्जांपल देखा कि उन्होंने 2007 में, जहाँ पे इंडिया जिस लेवल पे उस लेवल 2007 में थे, उन्होंने पिछले 15 साल में काफी तेजी से प्रोग्रेस की है और वो आज इस लेवल पे आ गए हैं। और अब इसमें एक ग्लोबल इन्फ्लेशन का भी पॉइंट आएगा। ज़रूरी नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस की या जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है $10 पर डे एक्सपेंडिचर की, हो सकता है 10 साल बाद वो $10 ना रहे, वो $15 पर डे हो जाए।
जैसे वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक की ही अगर हम एक रेफरेंस दें कि वर्ल्ड बैंक की एक 2018 में रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बता रहा था कि जब भारत को 100 साल हो जाएगा आज़ादी के 2047 में, तब भारत कहाँ पे रहेगा। तो उसमें वही बोला था कि जो हमने भी रेफरेंस पॉइंट बोला कि $10 प्रति दिन एक किसी व्यक्ति अगर खर्च कर सके तो वो मिडिल क्लास कहलाता है, जो अभी 10% के आसपास है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आने वाले 25 सालों में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे कर लेगा, तब 50% भारत की एक एक पॉपुलेशन ऐसी होगी कि जो सक्षम होगी कि वो दिन के $10 खर्च कर सके। तो एक पॉजिटिव आउटलुक भी है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है कि हम 25 सालों में एक डेवलप कंट्री ना बन सके। यहाँ पे डेवलप कंट्री का मतलब ये है कि आपके पास आपकी जेब में इतने पैसे हो कि आप बेसिक नेसेसिटी की चीजें खुद खरीद सके, और आप अभी जिस लेवल पे आप जिस जो आपका जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को आप सुधार सके। तो एक चैलेंजिंग टास्क है, बट इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। चैलेंजिंग टास्क है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, जैसा अभिषेक ने बताया। ऑप्टिमिस्ट रहना, एक पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत जरूरी है, और उम्मीद यही है कि 2047 तक हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।